अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 बोलता है कि ट्रस्ट के साथ भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला है एक ट्रस्ट को कि आप 100 इंजेक्शंस मेरे को दीजिए, 100 इंजेक्शंस मेरे को आप सप्लाई करिए। अब यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो स्पेसिफिकली बाउंड होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ओके, एंड अगर वो नहीं करते हैं देन उनके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल हो सकता है। अब इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर ट्रस्टी ने अपने पावर से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तब वो चीज वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकती। सपोज ट्रस्टी ने बोला है कि मैं आपको 50 इंजेक्शंस सप्लाई करूंगा, बट ट्रस्टी के पास अथॉरिटी तो यही थी कि वो सिर्फ 20 इंजेक्शंस वो सप्लाई करने की बात कर सकता है, उससे ज्यादा वो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो बोल सके। अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, बिकॉज उसके पास ये पावर ही नहीं थी ट्रस्टी के पास कि मैं 50 इंजेक्शन सप्लाई कर दूं। ओके, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 के ऊपर। ओके, ये बात करता है कि अगर आपको पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाना है तो क्या वो करा सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहे हो इन्फोर्स, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा हिस्सा आपको इन्फोर्स करवाना है, तो कैन दैट बी डन। इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि जनरल रूल ये है कि एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ओके, सपोज बात हुई थी ए और बी के बीच में कि ए 100 kgs ऑफ अनियन बी को देगा। ओके, अब यहाँ पे बी 100 किलो अनियन नहीं दे पा रहा है। ए कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डालता है या सूट फाइल करता है कि मेरे को 50 केजेस ऑफ अनियन चाहिए बी से, 50 केजेस ऑफ अनियन। वो पूरे 100 किलो नहीं मांग रहा है, सिर्फ 50 किलो मांग रहा है वो। तो क्या ये हो सकता है? दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज क्लॉज 1 बोलता है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। अगर एक को चाहिए यहाँ पे तो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाए, पूरे 100 किलो प्याज के लिए वो एप्लीकेशन या सूट फाइल करे। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 बोलता है कि अब क्लॉज 2 से लेके क्लॉज जितने भी आगे के क्लॉजेस हैं हम पढ़ेंगे उनमें आप यही देखोगे कि ये है एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। तो जो जनरल रूल है हमारा कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, इसके एक्सेप्शंस हमें क्लॉज 2 से दिए हुए हैं। इंडियन क्लॉजेस में आप ये देखोगे कि हाँ, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। क्लॉज 2 बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल जहां पे 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन 10% नहीं हो सकता। 10% कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकते हैं कि 90% का वो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करवा देगा एंड 10% की वो कंपनसेशन दिलवा देगा। इस केस में जो 10% कॉन्ट्रैक्ट है ना, वहां पे आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि कंपनसेशन कितनी है। ओके, तो यहाँ पे इजीली डिटरमाइन हो सकती है एंड दैट इज वाई 90% करवा दोगे, 10% की आप पैसे दिलवा दोगे। दिस कैन बी डन। ठीक है, अब इसका क्लॉज 3 इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको मैं एग्जांपल देकर समझा दूंगा, बिकॉज वैसे आपको ये चीज जो है समझ नहीं आएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अब क्लॉज 3 ये बोलते हैं कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सी बिफोर वी मूव टू क्लॉज 3 आई वांट टू मेक दिस क्लियर कि मैं आपको क्लॉज जितने भी क्लॉजेज हैं उनको अलग अलग से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी।
जो नेसेसरी है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, अब आपको मैं क्लॉजेस पढ़ के बताऊंगा तो इट वुड नॉट बी मच ऑफ अ यूज। और ऑलरेडी मैं होमवर्क करके आया हूँ, मैंने सारे के सारे क्लॉजेस जो हैं आई हैव ऑलरेडी रेड इट एंड इसके एग्जांपल्स में पहले से ही बना के आया हूँ। सो दैट्स बेटर कि वी डिस्कस दोज एग्जांपल्स ओनली एंड वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्लॉज सीज का ये बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे 60% कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो सकता, लेकिन 40% तो हो सकता है। 40% कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है स्पेसिफिकली इन फोर्स, बट 60% नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आपको 40% एनफोर्स करवाना है तो वो आप एनफोर्स करवा सकते हो, लेकिन जो 60% कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनसेशन कितना होगा। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये 60% ऐसा पार्ट है, 60% ऐसा पार्ट है जो जिसका हम कंपनसेशन में डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अगर ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो कितना डैमेज हो पाएंगे, ये भी हम एस्टिमेट नहीं लगा पाएंगे। सो दैट इज वाई इन दिस केस 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा एनफोर्स होगा एंड 60% के लिए आप ना ही कंपनसेशन मांग सकते हो, ना ही आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हो। दोनों चीजें आप नहीं कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 60%। ओके, तो ये 12 क्लॉज 3 का रूल है। तो यहाँ पे सब अच्छा तो यही है कि आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत कराओ एंड पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आप एक जनरल कंपनसेशन कोड से मांग लो। ओके, हालांकि ना अगर आपको इतना ज्यादा है कि 40% में वो करवाना ही करवाना है, तब आपको 60% कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, आप वो फिर नहीं करा पाओगे स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ओके, अब इसका जो बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट जो है इसका वो ये बोलता है कि अगर आप ये जो है 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो ना, चलो आप बोल रहे हो कि हाँ ये नहीं हो पाएगा तो छोड़ो, ये नहीं करा पाएंगे स्पेसिफिकली इन्फोर्स हम, तो आप इस ऑब्वियसली इसकी कंपनसेशन भी नहीं मांग सकोगे एंड आपको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 100 kgs ऑफ टी 100 kgs चाय जो है वो बी देगा ए को। ओके, अब बी बोलता है कि मैं 40 kgs चाय तो दे दूंगा बट 60 kgs मैं नहीं दे पाऊंगा, कैन नॉट गिव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या रेमेडी है हमारे ए के पास। ए यहाँ पे चाहे तो पूरे 100 किलो चाहे वो नहीं दे पाए अभी, तो पूरे का पूरा कंपनसेशन कोर्ट से जाके मांग सकता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे बी चाहे तो सिर्फ वो कोर्ट को ये बोलेगा कि 40 किलो जो चाहे वो तुमको दिलवा दो, 60 किलो जो चाहे वो मेरे को नहीं चाहिए, ना ही मैं उसके लिए कोई कंपनसेशन मांगूंगा। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ए को पूरे 100 किलो चाय का जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तय हुआ था वो देना पड़ेगा। यानी कि अगर ए ने बोला था, सॉरी बी ने तो 100 किलो बोली थी एंड ए बोल रहा था कि फॉर दिस आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, तो पूरे 100 किलो चाय के लिए 1 लाख रुपए देने थे ए को। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना है ए को कि मैं 40 किलो ले लूँ 60 किलो जाने दूँ, तो ए को पूरे के पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो ये नहीं बोलेगा कि जो 60 किलो चाय को नहीं मिल रही है उसके पैसे मैंने दूंगा, दिस कैन नॉट बी सेड बाय ए। ओके, तो यहाँ पे एक प्रूडेंट डिसीजन तो ये होगा ए के पास कि 40 किलो भी छोड़े 60 किलो भी छोड़े, वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो डैमेजेस हैं वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लेम कर ले, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो ना कराए, क्योंकि यहाँ पे वो करवाएगा तो उसको नुकसान होगा, फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज हमको समझनी है बस क्लॉज 3 में। अब क्लॉज 4 पे हम आते हैं, ये बोलते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड आउट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट of same contract which cannot or out not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. अब for example
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ये बोला गया ए बोलता है बी को दैट आई विल गिव यू 50 kgs ऑफ लेमन एंड 50 kgs ऑफ एप्पल। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने की बारी आती है, उस टाइम ये बोलता है कि मैं 50 किलो लेमन तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 50 किलो एप्पल्स मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहे बी, तो वो ये बोल सकता है कोर्ट को कि ठीक है 50 किलो एप्पल तो कम से कम मेरे को दिलवा दीजिए, एंड 50 केजीज ऑफ लेमन वो अब नहीं आ सकता, तो वो मैं भूल जाता हूँ, उसके मैं कंपनसेशन अलग से ले लूंगा। तो यहाँ पे कोर्ट इजीली सेपरेट कर सकता है, उनको पता है कि लेमन के एप्पल क्या वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे 50 केजेस ऑफ एप्पल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसका अलग से पैसा लगा सकते हैं कि 50 किलो एप्पल कितने रुपए के हैं, ये हम इजीली पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज जो है हमको क्लॉज 4 में बोली गई है। हम आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 बोलता है कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एक सेलर को बोला जा सकता है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करिए। ओके, अब इसका ए पार्ट बोलता है कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलर है ए, इन्होंने बी को एक प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन जिस टाइम इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो खुद ही नहीं आई थी। ओके, ही डिड नॉट हैड द प्रॉपर्टी एट दैट टाइम व्हेन ही मेड द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज उसके फादर की प्रॉपर्टी थी वो, एंड ए को लग रहा था कि 2-3 दिन में तो मेरे फादर की डेथ हो जाएगी एंड ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर किया, उस टाइम पे उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी एंड प्रॉपर्टी उसके पास नहीं आई थी। अब अगर बी यहाँ पे चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स नहीं करा पाएगा, बिकॉज ए के पास राइट ही नहीं था उस प्रॉपर्टी को सेल करने का। बट सपोज आगे जाके और जो ए के फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है एंड पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो ए के पास आ जाती है, बिकॉज ए वॉज अ सोल चाइल्ड ऑफ हिज फादर, और उनकी जो मम्मी है वो भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली सिर्फ ए के पास ही प्रॉपर्टी आई है। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ दैट ए हैज गॉट दैट प्रॉपर्टी, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसको मीट करना पड़ेगा, उसको ऑनर करना पड़ेगा। एंड बी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है कि चलो उस टाइम तो नहीं थी उसके पास प्रॉपर्टी, लेकिन अब तो आ गई, तो अब आप ए को बोलिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को दे दे। ऑब्वियसली बी जो है वो पूरे का पूरा पैसा देगा प्रॉपर्टी का एंड फिर वो ले सकता है। अब हम आते हैं इसके बी के ऊपर। बी का भी हम एग्जांपल लेते हैं। बी ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे किसी पर्सन की कंसेंट अगर ले लिया जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो बिक जाएगी, तो उस कंसेंट को लेने के लिए आप बोल सकते हो। सपोज एक पर्सन है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी तभी बिक सकती है जब गवर्नमेंट का कंसेंट मिलेगा, यानी कि अगर सरकार कंसेंट करेगी तभी ए जो है ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब ए ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया बी के साथ कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी वो बेच रहा हूँ। ओके, लेकिन उसने सरकार का जो कंसेंट है वो नहीं लिया था, तो यहाँ पे अब बी बोल सकता है कि बी को सूट लेके आ सकता है दैट ए को बोला जाए कि वो सरकार से कंसेंट ले एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को ट्रांसफर कर दे। ओके, तो ऐसा बी सूट फाइल कर सकता है। सी भी एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के बारे में बात करता है कि फॉर एग्जांपल ए ने एक प्रॉपर्टी बेची है बी को, लेकिन जिस टाइम वो प्रॉपर्टी बेच रहा था ना उस टाइम उस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज थी, यानी कि उस प्रॉपर्टी के बदले में उसने लोन लिया हुआ था ने, एंड ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है उसने जमा कराए थे एक सेठ को। ओके, तो अब यहाँ पे बी बोल सकता है ए को कि जितने भी जो भी लोन तूने लिया था उस सेठ से वो लोन वापस कर और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आ एंड फिर ये प्रॉपर्टी जो है मेरे को ट्रांसफर कर दे। तो इस चीज के लिए बी सूट फाइल कर सकता है। ओके, यही है हमारा सेक्शन 13 का सी पार्ट। अब इसका
डी, इसका डी ये बोलते हैं, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट वही है ए वर्सेस बी, ओके। अब यहाँ पे सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कौन लेके आ रहा है? यहाँ पे सूट लेके आ रहा है सेलर, यानी कि ए। बात क्या हुई थी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचनी थी, ओके, लेकिन बी अब कुछ पैसे नहीं दे रहा था, कुछ हो रहा था, उस वजह से ए ने सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि ये प्रॉपर्टी को बी को बोलो मेरे को पैसे दे और ये प्रॉपर्टी लेके जाए। अब उस सूट के दौरान कोर्ट को ये पता लगता है कि ए के पास तो प्रॉपर्टी बेचने का राइट ही नहीं है, यानी कि उसके पास से प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो बेचेगा क्या वो? सूट के दौरान ये चीज पता लगती है। तो यहाँ पे अगर बी ने कोई भी एडवांस मनी या कुछ भी दिया है या वकील एक हायर किया, इसी सूट में बी ने एक वकील हायर किया है, तो जितने का पूरा जो कॉस्ट है ये बी को वापस मिल जाएगी। जो भी उसने एडवांस मनी पे करे हैं, जो भी वकील को खर्च करने के पैसे हैं, वो सारा सारा उसको वापस मिल जाएगा। तो यही हमारा क्लॉज 4 बोलता है। नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 14। ये हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था ना कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, एक तो था सेक्शन नंबर 11 क्लॉज 2, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, कि अगर ट्रस्टी अपने कैपेसिटी से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करवा सकते। और उसमें ये भी लिखा था कि सेक्शन 14 में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, अगर वहां पे आपका केस आता है then in that case your contract cannot be specifically enforced। अब हम बढ़ते सेक्शन 14 and we will explore those things। इसमें बोला हुआ है कि the following contracts cannot be specifically enforced, okay। ए बोलता है इसका, where the party to the contract has obtained substituted performance of the contract in accordance with the provisions of section 20। For example, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि बी जो है वो ए को मान लीजिए कि 100 केजीज ऑफ एप्पल्स देगा, 100 केजीज ऑफ एप्पल्स देगा बी ए को। अब बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के दिन पे 100 किलो एप्पल नहीं दे पा रहा है, बट ए को तो वो एप्पल्स चाहिए बिकॉज उसने आगे किसी को प्रॉमिस किया हुआ था कि आई विल गिव यू दीज एप्पल्स, उसके बदले उसको पैसे मिलने थे। अब ए अगर ये एप्पल्स नहीं लेता है तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो ए क्या करता है, वो सी के पास जाता है, सी के पास वो जाता है और सी को बोलता है कि आप मेरे को 100 केजी ऑफ एप्पल्स दे दो। बट यहाँ पे सी बोलता है कि मैं आपको दे तो दूंगा 100 किलो एप्पल, बट जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा लूंगा। सपोज मार्केट रेट से थोड़ा उसने ज्यादा का एप्पल बेचा है, बिकॉज इमीडिएटली ए को चाहिए था, तो सी ने बोला कि इमीडिएटली मिल जाएगा लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ए बोलता है ठीक है, एंड वो 100 केजी ऑफ एप्पल्स ले लेता है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे ए ने पे की है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे की है, सपोज बी से बात हुई थी कि वो 2 लाख रुपए में सारे एप्पल लेगा, एंड सी से बात हुई है कि वो 2.5 लाख रुपए में एप्पल जो है लेगा पूरे, ओके। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का अमाउंट है, ये जो ए की जेब से गया है, ये वो बी से क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसका नुकसान हुआ है तो वो बी से वो क्लेम कर सकता है। बट अब वो ये नहीं कर सकता है कि बी के पास जाए और बी को भी बोले कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, बिकॉज ऑलरेडी वो सी से एप्पल्स ले चुका है। अब वो बी को जाके ये नहीं बोल सकता कि दोबारा से आप मेरे को 100 किलो एप्पल दो, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जो पैसे उसके खर्च हुए हैं वही ले सकता है, ओके। सो एक बार आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दोबारा से नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो ए सी से 2.5 लाख रुपए के बदले एप्पल्स ले रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये उसने किसी दूसरे आदमी से करा लिया है तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं बी पे।
A contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 2 साल तक जो है 2 years तक हर दिन बी जो है वो ए को 2-2 किलो एप्पल हर दिन देगा 2 साल तक। अब ये 2 साल तक अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने आ जाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट क्या 2 साल तक देख पाएगा कि ये हर दिन एप्पल दे रहा है फिर नहीं दे रहा है? अब ऐसे कामों के लिए आप कोर्ट को लगाओगे तो ऑब्वियसली कोर्ट विल नॉट डू इट, बिकॉज इतना ज़्यादा मैनुअल लेबर लगेगा इसमें। कोर्ट ऑलरेडी इतना बिजी है, इतने सारे केसेस कोर्ट के पास ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर वो ये सब चीज़ें भी देखने लग जाएगा देन उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड दैट इज़ वाई जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ड्यूटी हो रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इनको स्पेसिफिकली परफॉर्म आप नहीं करा पाओगे। ओके, अब आते हैं हम सी पे। अ कॉन्ट्रैक्ट which is so dependent on the personal qualifications of the parties that the court cannot enforce specific performance of their material terms। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक टीचर के साथ जो कि हैं बी, ए ने बोला बी को कि आप 2 साल तक मेरे बच्चे को पढ़ाना। अब यहाँ पे बी इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है? यहाँ पे ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो लेके नहीं आ सकता, बिकॉज जो टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं। एंड अगर आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा भी दो तो भी बी जो है वो मन से नहीं पढ़ाएगा, वो अगर पढ़ाएगा भी तो वो अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ नहीं पढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई जो पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले केसेस होते हैं ना, यहाँ पे बी की पर्सनल क्वालिफिकेशन ही तो है जिसके बेसिस पर वो पढ़ा पा रहा है, तो जो ये वाले केसेस होते हैं इनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करवा सकते हो, बिकॉज अगर बी कराएगा भी, अगर बी इसको पढ़ाएगा भी ए के बच्चे को, स्टिल वो अपना बेस्ट नहीं देगा, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेसिफिकली परफॉर्मिंग ऑफ गेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड। तो कोर्ट इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं a contract which is in its nature determinable। Suppose ए और बी के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 1 साल की लीज हुई है, ए इज द लैंडलॉर्ड एंड बी इज अ टेनेंट, और ये बोला गया है कि ये जो लीज है ना, ये 1 साल के अंदर अंदर कोई भी टर्मिनेट कर सकता है कभी भी। तो सपोज 2 महीने बाद अगर लैंडलॉर्ड बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस चाहिए तो वो मांग सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होंगे बीच में। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा पाओगे, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी डिटरमाइन कोई भी पार्टी कर सकता है। तो अगर सपोज कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा भी दिया इसका, तो ये भी हो सकता है कि अगले दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने डिटरमाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली कोर्ट का टाइम वेस्ट हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का, बिकॉज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी तोड़ सकती है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा पाओगे। अब हम आते हैं इसके सेक्शन 14A में। सेक्शन 14 एक सिंपल सी बात बोलता है कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में एक्सपर्ट को भी हायर किया जा सकता है, एंड उस एक्सपर्ट को फी भी मिलेगी, ऑब्वियसली उनको फी मिलेगी, एंड पार्टीज को बोला जा सकता है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास वो इन एक्सपर्ट को आप जमा करवा दीजिए, एंड अपना एक्सपर्ट जो है फिर वो रिपोर्ट्स को देखेगा एंड उसके बेसिस पे वो अपना एक ओपिनियन देगा कि कौन सी पार्टी का क्या कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है। उसके ऊपर एक एक्सपर्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे एंड कोर्ट में सबमिट कर देंगे, एंड जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना, ये एविडेंस की तरह कोर्ट देखेगी। इट विल बी सीन एज एविडेंस बाय कोर्ट। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 14 बोलता है दैट यू कैन हायर अ एक्सपर्ट